अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उस्मा खान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। जुम्मे का दिन, खूबसूरत दिन, मेरा फेवरेट दिन और आई एम श्योर सारे मुसलमानों का फेवरेट दिन है आज। जुम्मे के दिन आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि ना सिर्फ आपको बल्कि ख़ुद को भी रिमाइंडर देते हैं कि जुम्मे की नमाज़ हमने पढ़नी है, जुम्मे की नमाज़ के साथ सारे एहतमाम करने हैं, जाकर अच्छे से खुतबे को सुनना है, बिल्कुल आखिरी वक्त में छलांगे मारते हुए नमाजियों के ऊपर से आगे पीछे करके बिल्कुल इस तरह का नहीं करना है। जो इज़्ज़त हम किसी के घर जाते हैं, एक मेहमान के लिए मेज़बान की होती है, उसी तरह से आपने वो मेहमान नवाजी जो अल्लाह ताला हमारी मस्जिद में करते हैं उसको पूरा करना है। जाइए, अच्छे से बैठिए, नमाज़ पढ़िए, अज़ान और अकामा के दरमियान में दुआ कीजिए। ये मसनून है और बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि जो कोई दुआ अल्लाह ताला से अगर आप मांग रहे हो और आप चाहते हो कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करे। आजकल के वक्त में कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोग नहीं मांगते? इंसान की तो नेचर है, मांगते रहते हैं। उसमें दुआएं आपकी चाहे हेल्थ से मुतल्लिक हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एड के मुतल्लिक हैं, चाहे पावर की हैं, चाहे बच्चों से मुतल्लिक हैं। बहुत सारी दुआएं हैं जो हम लोग चाहते हैं कि जिनकी कबूलियत हो। तो उसके लिए अज़ान और अकामा के दरमियान में जाइए, अच्छे से नमाज़ अदा कीजिए, खुतबे को सुनिए। और आपको पता है कि जितनी आपकी रिकॉर्ड होती हैं, बाकी नमाज़ों की भी रिकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन इस नमाज की जितने आपके हसनात रिकॉर्ड होते हैं वो उसका तो कोई काउंट ही नहीं है। इसके अलावा जो हमारा रिमाइंडर होता है सूरतुल काफ पढ़ने का, बेशक आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद, जुमे की नमाज़ के बाद सूरतुल काफ को फ़ौरन पढ़ लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि तर्जुमे के साथ पढ़ें। कुछ लोग बस वैसे ही अराबिक पढ़ लेते हैं, उनको समझ ही नहीं आती वो क्या पढ़ रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला का मैसेज क्या है, जबकि इतनी खूबसूरत मैसेजेस हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ज़रूर उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसको समझें, उसकी रूह को क्या पढ़ें। और आखिरी रिमाइंडर कि आप दरूद शरीफ का बहुत एहतमाम कीजिए। उसमें बरकत है, उसमें सेहत है, उसमें रहमत है। उसके तो वर्ड्स ही यही हैं, रहमत और बरकत अता फरमा। तो ये आप पे भी और आपकी फैमिली पे भी होगा। और जब आप ये करें तो हमें भी दुआओं में रखिए याद। और इसके अलावा रोज़ टीम की जो है, जिनके वसातत से मैसेज आप तक पहुंच रहा है, उनको भी दुआओं में याद रखिए ताकि हम सबको इसका वसीला मिले और कार खैर मिले इसके ऊपर। तो जी, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। हमारे साथ मौजूद है राना उमैर, जो कि रिपोर्टर है रोज़ न्यूज़ के। जी अस्सलाम वालेकुम राना उमैर। जी वालेकुम सलाम मैम। जी राना, क्या हाल है आपका? खैरियत से है? जी मैम, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? जी जी, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। ये बताइए कि क्या न्यूज़ है आपके पास पाकिस्तान का तजारती खसारा जी रवा माली साल में के पहले महीने में रिकॉर्ड किया गया है। क्या न्यूज़ है आपके पास इसके मुतल्लिक? जी मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएँ हैं कि आप हमेशा ऐसे ही ठीक रहें, खिलती मुस्कुराती रहें। बहुत मैम, शुक्रिया। आज मैं ट्रेड डेफ़िसिट के हवाले से बात करूँगा, चूँकि हम सालों साल से, जब से नई गवर्नमेंट आई है, इन 2 से 3 साल की बात की जाए तो हम इन्फ्लेशन का रोना रो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा ट्रेड डेफ़िसिट भी मंथली इंक्रीज़ होता जा रहा है। जुलाई की बात की जाए, माली साल 2026-27 के फर्स्ट मंथ की, तो इसमें हमारा जो ट्रेड डेफ़िसिट है वो 3.94 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। अगर गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 2025-26 की निस्बत 26-27 बात की जाए इस पीरियड तक, ड्यूरिंग दैट, तो ये 25% हमारा ट्रेड डेफ़िसिट इंक्रीज़ हुआ है गुज़िश्ता 1 साल की निस्बत। यहाँ अगर जुलाई तक बात की जाए, इसमें जस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बताऊं तो एक्सपोर्ट्स जस्ट 2.98 अरब डॉलर तक पहुंची हैं, जो कि सिर्फ ना होने के बराबर है। जबकि अगर अदर हैंड इंपोर्ट्स की बात की जाए, वो 6.88 अरब डॉलर तक इंक्रीज हुई हैं इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट। जबकि जो माहिर हैं उनका यही है, जो डेफिसिट है इसकी बड़ी रीजन जो है वो हमारी एक्सपोर्ट में नुमाया कमी है, जो कि 2 से 3 साल तक वक्फे वक्फे से डाउन ही होती जा रही हैं। अगर सिर्फ जुलाई की बात की जाए तो उसमें कदरे बेहतरी आई है एक्सपोर्ट्स में, वो तकरीबन 70 करोड़ डॉलर तक हमारा इजाफा हुआ है, जो कि बनती है तकरीबन 31% जुलाई के मंथ में हमारी एक्सपोर्ट्स। अगर ओवरऑल बात की जाए जुलाई में, तो 9% एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज हुई और उससे डबल फिगर में हमारी इंपोर्ट्स इंक्रीज हुई, जो कि फिगर बनता है वो 18%। तो ये ओवरऑल टोटल, अगर मैं ट्रेड डेफिसिट की बात करूं 2025 की और 2026 की, 2025 में हमारा ट्रेड डेफिसिट था 3.25 अरब डॉलर
डॉलर, जो कि अब 2026 में इंक्रीज़ होके वो पहुँच चुका है 3.94 अरब डॉलर तक। इसमें तकरीबन 79 करोड़ डॉलर का इज़ाफ़ा हुआ है ट्रेड डेफ़िसिट में। जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे हमारे जो सोशल जो अवामी मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी हवाले से हमारे ट्रेड डेफ़िसिट भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो आपका तजारती खसारा है, ये तो मुसलसल बढ़े जा रहा है और इसमें मतलब खसारा जो है वो खसारों में तब्दील हो चुका है। तो इसके मुतल्लिक कोई क्या लाए-अमल या कोई और स्ट्रैटेजी कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है या खसारे को में बरकत ही डालनी है और? मैम, इसकी बड़ी वजह एक्सपोर्ट्स है। हमारी एक्सपोर्ट्स की स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज़ नहीं बन पा रही। 2 से 3 चीज़ें बताई गई थी कि ज़र मुबादला ज़खायर में इज़ाफ़ा होगा अगर हमें चाइना से 1.30 अरब डॉलर का जो हमारा रीफ़ाइनेंसिंग प्लान है वो इसी मंथ मतवक्के है। अगर वो रिक्वेस्ट दी हुई है पाकिस्तानी हुकाम ने 1.30 अरब डॉलर, तो उससे ज़र मुबादला ज़खायर में इज़ाफ़ा होगा। बट जो ट्रेड डेफ़िसिट है वो कब हमारा डाउन होगा, क्योंकि जैसे-जैसे इन्फ्लेशन में रोज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी ये जो ट्रेड डेफ़िसिट है वो भी डे बाय डे, बल्कि इवेंटली जो मंथली है वो तकरीबन 25% आप देख लें कि 1 साल में 25% हमारा ट्रेड डेफ़िसिट इंक्रीज़ हुआ है। हम 1 साल में एक्सपोर्ट्स ही नहीं जनरेट कर पाए, हम 1 साल में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पाए, सिर्फ़ 9% जुलाई के मंथ में एक्सपोर्ट्स बढ़ी, उससे डबल इम्पोर्ट बढ़ गई। अब एक चीज़ और आपको बताऊँ, ये जो रिपोर्ट के मुताबिक, जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स तख़मीनों के लिए जो अमरीकी फ़ी डॉलर है उसकी औसत तकरीबन सिर्फ़ 278 पे रखी गई है। और ये एक चीज़ इसमें प्लस पॉइंट है, जो हमारा सर्विसेज़ सेक्टर है उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 19% इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि एक पॉज़िटिव पेशरफ्त है। ठीक है, ठीक है। तो ये थी आपकी न्यूज़ तजारती खसारे से मुतल्लिक। बहुत शुक्रिया राना उमैर हमें जॉइन करने के लिए। थैंक यू। जी, तो यहाँ पे आपने सुना कि जो हमारी एक्सपोर्ट हैं उनसे मुतल्लिक जो खसारा है स्पेशली हमारे एक ना सिर्फ ये खसारा है बल्कि हमारी इकोनॉमी को ये बड़े बुरे तरीके से हिट कर रहा है। कुछ न्यूज़ जो हैं जैसे कि राना हुमैर ने भी बताया था कि इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदगा दस्ते वज़ारत के मुताबिक, सॉरी हम लोग भी खसारे में जाते जाते खुद भी खसारे में जा रहे हैं। मुतल्लिक जुलाई 2026 के दौरान बरामदात 2.293 अरब डॉलर जबकि दरामदात 6.88 अरब डॉलर रही हैं, जिसके नतीजे में तजारती खसारा 3.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगर तो ये सिर्फ कहने का नंबर है, लेकिन ये इंतहाई, अगर आप देखें कि जितना भी ड्यूरेशन है या डिफरेंस है ये इतना ज़्यादा है अरब डॉलर्स, तो वैसे भी एक आप समझ सकते हैं कि काफ़ी हाई अमाउंट है। लेकिन ओवर द ईयर जो हमें ट्रेंड एनालिसिस राना उमैर ने बताया है, उस अगर आप ईयर में देखें तो ये ईयर के अंदर बढ़ता जा रहा है। अक्सर तो ये होता है कि बेशक अरब डॉलर जितना भी नंबर हो, लेकिन अगर वो नेक्स्ट ईयर में उस गैप को कवर कर लेता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को वहाँ पे एक सपोर्ट या एक आप कह सकते हैं कि बैसाखी मिल जाती है जिसकी वजह से खसारा या एक डिफरेंस कम हो जाए, तो वो कम से कम थोड़ा सा इकोनॉमी को बूस्ट अप देता है। लेकिन आपको जो नंबर्स जैसे शेयर किए गए हैं ये नंबर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि कहा जा रहा है कि जुलाई 2026 में ये 3.15 डॉलर से 3.94 अरब डॉलर तक हो गया था। तो 0.1 भी अगर बढ़े ना तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आप इमेजिन करें कि यहाँ अरब डॉलर्स कितने ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और इस प्रॉब्लम के ऊपर काबू पाना मुश्किल हो गया है। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना सिर्फ चीज़ें आसान करे, बेहतर करे, बल्कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं कि जो हमारी इन्फ्लेशन होती है डायरेक्टली वो रिलेटेड इस सब के साथ होती है। जब आपका डेफिसिट जो होता है जब वो इंक्रीज़ करता जाता है तो इवेंचुअली वो आपकी इंटरनल इकोनॉमी पे जितने भी पैरामीटर्स या फैक्टर्स होते हैं वो उसके ऊपर असर कर रहा होता है। चाहे वो इन्फ्लेशन में आपका फ्यूल होता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे बाकी सब है, क्योंकि उस डेफिसिट को बाकी जो आपके इंटरनल पैरामीटर्स हैं उनके ज़रिए ही एक आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट पे बोझ पड़ रहा होता है उस बोझ को कम किया जाता है। तो इवेंचुअली इस बात से हमने क्या सबक सीखा कि अवाम ही है जो इस खसारे को पे करेंगे और इस खसारे का जो जितना भी इफ़ेक्ट आ रहा है वो एक
आम आदमी को ही पे करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला हम पे रहम करे, क्योंकि अल्लाह ताला ही रहम कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो इस वक्त जो है अपने बाकी मामलात में मशगूल है। जी अभी हमारे साथ मौजूद है उबैद खान। उबैद खान से हम बात करेंगे जो कि ब्यूरो चीफ है रोज़ न्यूज़ लाहौर के। जी उबैद, आप लाइन पे मौजूद हैं? जी, अभी उबैद साहब हमें जॉइन करेंगे थोड़ी देर में। जब तक हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं कुछ न्यूज़ जो कि उबैद साहब से ही रेलेवेंट है, उन्होंने आपके साथ करने हैं। कहा जा रहा है कि लाहौर में एलपीजी की कीमतों पे काबू नहीं पाया जा सका, जहां मुकर्ररा नरखों के बरक्स दुकानदार मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं और गैस जो है वो महंगे दामों फरोख्त हो रही है। हुकूमत की तरफ से तय करदा कीमत भी गायब है। बाजार में जो है ना जी वो फरोख्त हो रही है। दुकानदार फी किलो गैस मुकर्रर कीमत से ज़्यादा पर बेच रहे हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में ओगरा के मुकर्रर करदा सरकारी नर्ख और मार्केट की असल कीमतों में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। जहां दुकानदार ओपन मार्केट में गैस दुगनी कीमत में फ़रोख्त करते रहे, अगस्त 2026 के मुताबिक एलपीजी फ़ी किलोग्राम काफ़ी ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है, जो कि है 254 रुपये किलो। मार्केट में जो दुकानदार हैं वो मनमानी रेट्स वसूल कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 400 रुपये से लेके 450 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। घरेलू सिलेंडर 11.8 किलोग्राम की कीमत हुकूमत तरफ से 3001 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ये दुकानों पर फरोख्त हो रही है ब्लैक मार्केटिंग और ओवर चार्जिंग की वजह से 4700 रुपये और 5300 रुपये के दरमियान। जी, तो अभी हमारे साथ मौजूद है उबैद। उबैद से बाकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी उबैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। गैस की जो किल्लत है उससे शहरी खासकर सबसे पहले हम बात करेंगे तो इंतहाई परेशान हाल हमें दिखाई दे रहे हैं। घरेलू सार्फिन इसलिए परेशान हाल हैं कि जो सुई नादरन गैस है, एक तो गैस की फराहमी जो है वो मुसलसल नहीं हो पा रही है और उसके साथ साथ वक्त एक मुकर्रर किया गया है जिसमें प्रेशर कम होने के बाइस गैस जो है वक्ती तौर पर वो घरों में बाज़ औक़ात मौजूद नहीं भी होती है। उसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर हमें ये शिकायत भी मिली हैं, जो हमने अपना सर्वे किया है कि जो लाइंस बिछी हुई हैं, जो सुई गैस की लाइंस बिछी हुई हैं, वहां से कहीं से लीकेज और बाज़ अज़ा उनकी मुरम्मत होने वाली है, जिसके बाइस घरेलू सार्फिन इंतहाई परेशान है। जिससे होता ये है कि वो एलपीजी गैस जो है वो खरीदने पर मजबूर होते हैं। वो घरेलू जो सिलेंडर होते हैं उन्हें भरवाने पर मजबूर होते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर उनको कीमतों का सामना करना पड़ता है। जो इस वक्त लाहौर शहर में जो एलपीजी गैस की कीमत मुकर्रर की गई है हुकूमत वक्त की जानिब से, वो 241 रुपए है। लेकिन जो बाजार के अंदर जो परचून पर और आमतौर पर जो फरोख्त की जा रही है वो 450, 460 रुपए, कहीं पर 430 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जिससे महंगी गैस खरीदने पर शहरी मजबूर हो चुके हैं और उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिल वक्त एक इंतहाई बड़ी जरूरत इस अमर की है कि इनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाए, जो मन मर्जी के दाम इस वक्त मौसूल कर रहे हैं और जिसमें शहरियों का अच्छा खासा जो है कि महंगाई का हम कह सकते हैं कि उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और हमने देखा है कि मार्केट का खुद भी हमने सर्वे किया है कि मार्केट के अंदर किसी का कोई अपना हर हर किसी का एक अपना रेट है एलपीजी गैस का। और कोई भी सरकारी नर्कनामों के ऊपर जो एलपीजी गैस है वो फरोख्त नहीं कर रहा है, जिससे खास तौर पर आम शहरी जब वहां पर जो एलपीजी गैस लेने के लिए जाता है तो उसे महंगाई का सामना करना पड़ता है। महंगे दामों मजबूरन गैस जो है वो परचेज करनी पड़ती है, क्योंकि घरों में आमतौर पर हम देखते हैं कि सुबह के औकात और दोपहर के औकात और शाम के औकात में जो अशद जरूरत होती है, जो घरेलू सार्फिन है जो गैस इस्तेमाल करते हैं, जब घरों के अंदर गैस नहीं आएगी तो मजबूरन वो एलपीजी गैस ही इस्तेमाल करेंगे और वो खरीदेंगे। तो रोज का इस्तेमाल है। आमतौर पर जो आम सार्फिन है वो इंतहाई परेशान है, क्योंकि एक तो भारी भरकम बिल उन्हें अदा करने पड़ते हैं गैस की मद के अंदर जो उनके घरों में हर माह आते हैं, और दूसरी जानिब अब उन्हें गैस ना होने के बाइस और प्रेशर ठीक ना मिलने के बाइस उन्हें एलपीजी गैस खरीदनी पड़ रही है, और जिसके बाइस उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना जो है
करना पड़ रहा है। और उन्होंने फिल वक्त ये मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से कि इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। और खासकर अगर मैं बात करूं, जो मैंने सर्वे किया था वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खुद अपने हल्के के अंदर NA 124 के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें वार्ड नंबर 7, 8, 11, 10 और इस तरह के जो करीबी इलाके हैं वहां पर जो जब भी ये मौसमी सूरत हाल तब्दील होती है, यानी जब भी ये मानसून, प्री मानसून और मानसून के स्पेल आते हैं, तो यकीनन उस वक्त खासी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग ये बताते हैं कि जो पाइपलाइन बिछी हुई हैं उनके अंदर पानी जाने के बाइस जितने भी उनके रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, मीटर्स लगे हुए हैं, जब उन्हें मुरम्मत के लिए वो खुलवाते हैं तो वहां पर पानी जो है वो आता है, जिसके बाइस गैस तो आती नहीं है, लेकिन अब जो पाइपलाइंस हैं उनके अंदर पानी जा चुका है, तो उससे मजीद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये ओवरऑल शहर की सूरत हाल है। एलपीजी की जो मुकर्रर कीमत है इस वक्त वो 241 रुपए है, लेकिन उससे दुगने दामों इसे फरोख्त किया जा रहा है। बल्कि मैं कह सकता हूं कि दुगने दामों से भी ज्यादा मन मर्जी के दामों से इसे फरोख्त किया जा रहा है। कहीं पर 400 रुपए, कहीं पर 430 रुपए और कहीं पर 450 से अबाव भी हमने देखा है कि जो लोग इसे फरोख्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अलमी की बात यह है कि जितने लोग एलपीजी का यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों पर रखकर बड़े बड़े जिन्होंने सिलेंडर्स रखे हुए हैं, कि कोई भी दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं है। मन मर्जी से एक तो इसको फरोख्त किया जाता है और ना ही दुकानदार रजिस्टर्ड है, ना ही कोई ऐसी यहाँ पर एजेंसीज मौजूद हैं कि जहां से उन्हें जहां पर जाकर वो उन्हें खरीदें। तो यकीनन एक तो ये भी सूरत हाल है, इसलिए इनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन होना चाहिए, कीमतों के ऊपर भी क्रैकडाउन होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करवाई हुई और मनमर्जी से, वो एक जानलेवा खतरा भी है। हम देखते हैं कि माजी के अंदर हमने बहुत सारे देखे कि गैस सिलेंडर फटने के बाइस रूनुमा हो चुके हैं। तो ताकि इस तरह के हादसा जो है वो ना हो, इसलिए भी क्रैकडाउन जरूरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एलपीजी की जो कीमतें हैं, ये इसके खिलाफ कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई इन स्पेशली जो शॉप्स हैं इन पे क्रैक डाउन नहीं किया जाता जहाँ पे इतनी ज़्यादा हायर कीमत के ऊपर रिसीव किया जाता है? देखें, अगर क्रैकडाउन हो रहा होता तो बाज इलाकों के अंदर ऐसा होना चाहिए था कि चलें क्रैकडाउन हुआ है जिन इलाकों में, तो वहां पर ही इसे मुकर्रर नर्खनामों पर सेल किया जाता। मगर लाहौर शहर की ओवरऑल सूरत हाल यही है कि आप कहीं भी चले जाएं तो हर जो दुकानदार होगा, कोई भी जिससे आप परचेज करेंगे एलपीजी, तो उसकी अपनी ही कीमत होगी। कहीं पर इसको 400 रुपए तक, और मैंने जिस तरह पहले बताया कि 450 रुपए तक भी फरोख्त किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल इंतहाई गमगीर है। अगर क्रैकडाउन हुआ होता तो यकीनन इन कीमतों के ऊपर अमल दरामद जरूर होता हुआ हमें कहीं पर नजर आता। बारहा इसके ऊपर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, प्रोग्राम्स भी हम कर चुके हैं, और ये अपील जो शहरी हैं जिनकी आवाज थी वो सरकार तक पहुंचा चुके हैं। उनकी जानिब से अभी भी यही जो मुतालबा है वो किया जा रहा है कि कम से कम उन्हें अगर जो सुई नादरन गैस कंपनीज हैं और उसके अलावा अगर उन्हें घरेलू गैस फ्राहम नहीं की जा रही है, तो कम से कम उन्हें एलपीजी की कीमत को कंट्रोल करके एलपीजी ही फ्राहम जो सरकारी नरकनामे हैं उनके मुताबिक कर दी जाए। जिस तरह मैंने बताया है कि 241 रुपए और 400 रुपए की कीमत में बहुत बड़ा एक फर्क है। तो इससे एक महंगाई, एक मसनूई महंगाई कह लें इसको, या महंगाई का एक तूफान हर रोज शहरियों को जिसका सामना करना पड़ता है। तो इसके ऊपर इस वक्त अशद जरूरत है क्रैकडाउन करने की। तो अगर इन कीमतों के ऊपर बारहा अगर ये नहीं कंट्रोल किया जाएगा और क्रैकडाउन नहीं किया जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ, तो एक मजीद महंगाई का नया तूफान जो है वो आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह खास ये है कि घरेलू जो गैस है वो तो सार्फिन को मिल नहीं रही है, और रोज ब रोज शहरी जो हैं कि एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी जानिब से ये दुआइयां दी जा रही हैं कि कम से कम जो अगर यहाँ तो गैस की फ्राहमी की जाए और बर वक्त की जाए और प्रेशर को बढ़ाया जाए, और दूसरी जानिब ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो एलपीजी की कीमतें हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए, तो उन्हें सुख का सांस मिलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया उबैद आपका न्यूज़ शेयर करने के लिए एलपीजी की कीमतों के मुतालिक। थैंक यू।
जी, तो यही कहा जा रहा है कि जी कीमतें तो आपके सामने हैं, जो हमने न्यूज़ आपके साथ शेयर की, और साथ ही हमारे उबैद खान ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने भी शेयर की। यही इशू है जिसकी वजह से महंगाई का जो अनदेखा तूफान होता है, एक तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, उसके अलावा इनडायरेक्ट आपकी इन्फ्लेशन के कितने सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं। अब इसका ये कहना है कि जी मार्केट में एलपीजी 430 से जैसे 460 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और इसके अलावा गैस की अदम दस्तयाबी के बायस भी शहरी जो है एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं, जिसके नतीजे में कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। पहले तो कहा जाता था कि जी विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आपकी एलपीजी का, गैस का, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट आ रहा है। लेकिन अब तो गर्मियां हैं और उस तरह से यूजेज भी नहीं है। समझ नहीं आ रही कि फिर भी क्यों आपके पीक टाइम्स के ऊपर उस तरह से ये रिसीव नहीं होती है। स्पेशली लाहौर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आपके जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं उनके अंदर ये देखा जा रहा है कि डिफरेंट तरह की चाहे आप कहीं भी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किन्हीं आवर्स में भी यूज़ कर रहे हैं, उन आवर्स के अंदर भी इसकी जो तातील है वो आप देख रहे हैं कि वो हो रही है, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए हैं इन कीमतों के ऊपर एलपीजी को ख़रीदने के लिए। तो अब ये अल्लाह करे, दुआ ही है कि हुकूमत वक्त इसका नोटिस लें और लोगों को रिलीफ दें। रिलीफ क्या दें, ये तो होता है कि चाहे कोई अच्छी चीज़ आप उनको देते हैं तो एक रिलीफ मिलता है। जो ऑलरेडी उनका हक है, उनको पैसे उसके वो दे रहे हैं, बिल उसके वो भर रहे हैं, उनको एटलीस्ट वो सर्विस बेहतर मिलनी चाहिए। उसके अंदर भी दुआ कर करके कि जो कह रहे हैं उसको तो प्लीज़ ठीक करके दें। ये एक डिलेमा है जो दुख होता है हमें भी शेयर करते हुए। तो यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है हमारी न्यूज़ ब्रेक का। हमारी टीम न्यूज़ की कर रही है आपका इंतज़ार। जल्दी से लेते हैं न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं और अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ब्रेक हुई ख़त्म, न्यूज़ ब्रेक जो हमने ली थी, उसके बाद हम आ गए हैं वापस। आपको वेलकम है हमारे शो में। अभी हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल मलिक अयूब अवान साहब, जो कि हमारे हैं दफ़ाई तज्ज़िया कार, हमारे शो को अक्सर ज्वाइन करते रहते हैं और एक बड़ा हमें अच्छा फीडबैक देते हैं। तो वेलकम टू द शो कर्नल साहब। थैंक यू वेरी मच। जी, तो क्या न्यूज़ है आज? हम आपके मुतल्लिक ईरान कह रहे हैं कि अगर हमारे बिजली घरों को हमला किया तो हम भी खलीजी ममालिक को अंधेरे में डुबो देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएस ईरान वार जो तकरीबन 5 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, ये डिफरेंट फेजेस से गुजरी है और थ्रेट्स भी दोनों तरफ से आती हैं, उनको न्यूट्रलाइज भी किया जाता है। और ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ, इसके दरमियान हमने देखा कि राउंड्स ऑफ एस्केलेशन या डी एस्केलेशन होती रही। तो सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है समटाइम्स, और समटाइम्स कोई रे ऑफ फोर्स भी आती है। तो जो स्ट्राइक्स अमेरिका ने ईरान के अंदर की हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक्स हैं। ऑलमोस्ट 13 नाइट्स का जो उनकी स्ट्राइक्स थी, और विदाउट एनी ऑपरेशनल पॉज, और वो 5 से 6 घंटे के एयर ऑपरेशंस होते थे जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे। उनके तमाम जो आर्सेनल्स थे, वार के जो इक्विपमेंट था, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया पिछले चंद महीनों से। और उसमें डेफिनेटली जब कोलैटरल डैमेज होता है तो जो टारगेटेड कंट्री है वो उसने रिटेलिएट करना होता है। अब अमेरिकन जो उनका वार स्टेमिना है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत रिड्यूस होना शुरू हो चुका है। और बहुत सारे एनालिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम में भी खबरें आई हैं, और इसके अलावा भी रोटर्स की खबर भी है कि उनका जो वार स्टेमिना है, जो वार आर्सेनल है, उनका जो स्टॉक्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो चुके हैं। अब देखें, जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, टॉम हॉक्स की बात करें, उसके अलावा उनके MQ-9 जो रीपर ड्रोन्स हैं उनकी बात करें, उनके बॉम्बर B-52 की बात करें, वो जितना भी उनका वार का इक्विपमेंट है और हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, तो वो उसमें देखा ये जाता है कि जब वो उसकी जो फाइटिंग एक कैपेबिलिटी है, एक स्टेमिना है,
उनकी मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है, उसके पीछे आपको बैकअप लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि वार का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। एट द मोमेंट अमेरिकन जो इंडस्ट्री है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये बावर कराया है कि एट द मोमेंट वी डोंट हैव दैट स्टफ, कि आप जिस तरीके से ऑपरेट करना चाह रहे हैं, माइट इज वेल वी विल बी शॉर्ट ऑफ दिस स्टॉक। तो इस सिचुएशन में अब ये जो ऑपरेशनल पॉज कह लें, डी एस्केलेशन कह लें, या वट एवर यू कॉल दिस, जो आज का लल पीरियड है, इसमें उसकी एक मेजर वजह यह है कि वो अपने इक्विपमेंट को रीफिट करने की तैयारी में हैं। ऑब्वियसली इसके साथ साथ एक और जो डिप्लोमेसी का एक कॉरिडोर है वो भी खुला है, जिसमें आज अब देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनका एक पूरा डेलीगेशन KSA MBS मोहम्मद बिन सलमान की इनविटेशन पे गया हुआ है, और वो भी इसी पूरे प्रोसेस की एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है। अब वो जाएंगे तो ये देखें, अब ये डिप्लोमेसी जब होती है, तो जब भी इस तरह की डी एस्केलेशन होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी है, जो डी एस्केलेट हुई है सिचुएशन। और अमेरिकन जब भी डोनाल्ड ट्रंप तो जब से 28 फरवरी से एक थ्रेट करते हैं, उसके बाद दूसरी थ्रेट करते हैं, और मल्टीपल थ्रेट्स वो दे रहे हैं इरानियंस को, और वो उनको कॉन्सिक्वेंसेस से उनको वार्न कर रहे हैं। एट द सेम वेरी टाइम, अगर हम जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा कि इरानियंस, यस, वो उनके पास भी एक स्टेमिना है, उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका जो इक्विपमेंट है, उनके आर्सेनल्स हैं, उनका वार हेड्स हैं, वो चूंकि ज्यादातर इंडिजिनस प्रोडक्शन है, और वो उनकी प्रोडक्शन रैपिड है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव है, तो उनका भी स्टेमिना एज कंपेयर टू अमेरिका वो एट पार तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक रेजिलियंस शो की हुई है। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज, कोई ऐसा मैसेज कन्वे नहीं हुआ कि उनके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उनकी कोई शॉर्टेज है, उनके साथ कोई इशू है इस इक्विपमेंट का या उनकी वार इंडस्ट्री का। अब आप देखिए, हम इसके पूरे पर्सपेक्टिव को जब एनालिसिस करते हैं, तो अमेरिकन जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जब ये 28 फरवरी को ये एपिक फ्यूरी का उन्होंने आगाज किया, तो उन्होंने एक क्रिस्टलाइज्ड ऑब्जेक्टिव दिए थे, और साथ ही उन्होंने कहा था कि शॉक एंड ऑ की डॉक्ट्राइन पे काम करेंगे, कि हम इमीडिएटली अपना टारगेट को अचीव करके इस जंग को खत्म कर देंगे। उस शॉक एंड ऑ उन्होंने वेनेजुएला में इस्तेमाल किया, वो कामयाब हो गया, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव गेन किए इमीडिएटली। लेकिन ईरान चूंकि रेजिलियंट नेशन है, ईरान का स्टेचर डिफरेंट है, तो वो शॉक एंड ऑ की जो डॉक्ट्राइन है वो फेल हो गई। अब जो अमेरिकन के जो ऑब्जेक्टिव, एज आई सेड, देयर वर 3 मेजर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ये था कि ईरान को, जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और वो जो डोनाल्ड ट्रंप इसको ईरानियन डस्ट कहते हैं, जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है जो ईरान के अंदर है, जो वो हो चुकी है, जो कैपेबल हो चुके हैं, तो अमेरिका और उनकी जो एलाई, जो इजराइल स्टेट है, वो चाहते हैं कि जो ईरानियन कैपेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ न्यूक्लियर है, उसकी केपिंग की जाए, उसको खत्म किया जाए, और इसको जीरो पे लेके आया जाए। एक ऑब्जेक्टिव उनका ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान चूंकि मिडल ईस्ट में एक एक की कंट्री है, एक पोटेंट कंट्री है, तो GCC जो अमेरिकन एलाई कंट्रीज हैं, उनके अगेंस्ट जो इसकी थ्रेट है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको मिनिमाइज किया जाए। और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो नेवल पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर जो ईरान का एक कंट्रोल है, या उनका उनकी डॉक्ट्राइन में शामिल है, और बाय वर्च्यू ऑफ देयर लॉन्ग कोस्टल बॉर्डर, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो बिल्कुल एक नैरो, हमें सबको पता है 35 किलोमीटर की कॉरिडोर है, एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, तो जब ईरान उसको चोक करता है, तो उसका इंपैक्ट आजकल हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर होता है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ अमेरिकन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये तीनों ऑब्जेक्टिव अभी तक वो गेन नहीं कर सके। इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनाउंसमेंट की, क्लेम किया कि हमने मेजर ऑब्जेक्टिव्स ईरान के अगेंस्ट अचीव कर लिए हैं, और वो माइनर चीजें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और हम जल्द ही एक एग्रीमेंट के ऊपर चले जाएंगे। अब जो इस्लामाबाद MOU, जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती रही, और स्विट्जरलैंड के ऊपर इसके ऊपर साइन भी हुए, स्विट्जरलैंड में डेलीगेशन गए। उसके बाद हमने एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट देखी कि कतर के अंदर भी
7th ऑफ जुलाई में एक बड़ा अच्छा मेमोरेंडम के ऊपर आने वाले थे, तो अनफॉर्चुनेटली स्पॉइलर कंट्री, हमें पता है कौन है, उन स्पॉइलर कंट्रीज ने ऐसे एक्ट्स किए जिसकी वजह से जो CBMs हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, दोनों कंट्रीज के वो बड़ी बुरी तरह शेटर हुए और ये दोबारा से एक इग्नाइट हो गया। और अब देखें, ये स्ट्रेटेजी के लिए अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवल पैसेज, जिसके हम सबको पता है 20% क्रूड ऑयल इधर से जाता है। और जो ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में खबर मिलती है, जो इंटरनेशनल मीडिया पे खबर आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस चोक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो इमीडिएटली जो ब्रेंट ऑयल है उसकी ट्रेडिंग इंक्रीज हो जाती है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं और उसका इम्पैक्ट हर इंसान के ऊपर होता है। जो कि देखें, अब एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है जो कि 20% ऑलमोस्ट, और दूसरी तरफ बाबुल मंदेब है जो कि अगेन जो ईरानियन प्रॉक्सी है, हौथीज हैं, उनके कंट्रोल में है। और जब इधर सिचुएशन एस्केलेट करती है तो हौथीज भी उस सिचुएशन को एस्केलेट करते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों भी सऊदी अरेबिया के जो शिप्स थे उनके ऊपर भी हौथीज ने अटैक किया, उसके बाद भी सिचुएशन खराब हुई। तो हम 20% ऑयल इधर से आता है और ऑलमोस्ट 25% रेड सी से जो ऑयल आ रहा है। तो अगर आप देखें 45% ऑलमोस्ट ये जो दुनिया के अंदर ऑयल जाता है, कंज्यूम होता है, उसके ऊपर जब रिस्ट्रिक्शन होगी, उसकी इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ जाएंगी, उसकी कार्गो की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और सबसे बड़ा रिस्क होगा कि वहां से जब वो निकलेंगे वहां पे नेवल पैसेजेस के थ्रू जो वेसल्स, तो उनके ऊपर अटैक के जब खतरे होंगे तो यकीनन पूरी दुनिया के अंदर डिस्टर्बेंस होगी, प्राइस हाइक होगा। और कल हमने देखा, बल्कि अ डे बिफोर, इंडियन वहां से एक शिप जो है उसको टारगेट किया गया। अब किसने टारगेट किया अभी पता भी नहीं चल रहा। और इसमें मैं यही कह रहा हूं कि जो स्पॉइलर कंट्री है, जो इजराइल है, जब भी सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल होती है, आप पिछले 5 महीनों में अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, जब भी डी एस्केलेट हुआ है तो उसको बारहा इजराइलीज ने प्रोजेक्टाइल लोड किए हैं, प्रोजेक्टाइल फायर किए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं, और ऐसे लगते हैं कि वो अननोन सोर्सेज की तरफ से वो अटैक्स आ रहे हैं। और ये इंडियन जो एक शिप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, वो सिंक कर गया। उसके जो ओमान की जो नेवी है उन्होंने क्रू मेंबर्स को वहां से रेस्क्यू किया। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो ईरानियन की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल सही है कि अगर ईरान को यकीनी बात है कि कॉर्नर किया गया, ईरान के कोलैटरल डैमेज किए गए, ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया गया, तो ईरान उसको रिटेलिएट करेगा। ईरान को किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री का ये राइट है कि जब उसके ऊपर एग्रेशन आता है तो उसने उसको डिफेंड करना है इन टर्म ऑफ वट एवर द आर्सेनल, वट एवर वॉर इक्विपमेंट दे हैव। अब देखिए इस सिचुएशन में उन्होंने जो थ्रेट की, उन्होंने कहा कि जाहिर है अब अमेरिका तक जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो ईरानियंस नहीं जा सकते, इजराइल तक बहुत इफेक्टिवली उन्होंने इजराइल को एंगेज किया, इजराइल के डीपर सिटीज को भी एंगेज किया, और उसके साथ साथ उन्होंने GCC, अब उनका जो मेन टारगेट है GCC के अंदर जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन बेसिस के अलावा जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं कंट्रीज की, उसके अलावा जो एनर्जी के वहां पे जो सेटअप्स हैं, उसके ऊपर ईरान ने थ्रेट किया है कि अगर ईरान के ऊपर इस तरीके से जो पिछले 13 दिन स्ट्राइक्स होती रही हैं इस डी एस्केलेशन से पहले, अगर उस तरह की एक और वेव आई तो ईरान हैज ऑल द राइट्स कि GCC के अंदर जो एनर्जी के हब्स हैं, उसके अलावा जो अमेरिकन बेसिस हैं, वो पहले भी अटैक्स करते रहे। और उसकी इस दफा उन्होंने खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा है, उनके सुप्रीम लीडर की तरफ से आया है, और डॉक्टर मसूद अजबरशियान की तरफ से भी ये मैसेज आया है कि जो ईरानी कौम है वो चप्पे चप्पे का डिफेंस करना जानती है, वो यूनाइटेड है। अगर अमेरिका ने इस तरह की स्ट्राइक्स दोबारा की तो ईरान बहुत हार्डर तरीके से स्ट्राइक बैक करेगा, और उनका टारगेट GCC के वही चीजें जिसका हम अभी जिक्र कर चुके हैं, जिसके अंदर एनर्जी रिसोर्सेज, जिसके अंदर ऑयल रिफाइनरीज। खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन ये डेवलप होती है, डी एस्केलेट सिचुएशन नहीं होती, तो इससे भी बढ़ के एक बुरहान आ जाएगा, एक जो वर्ल्ड की जो प्राइस हाइक है वो बढ़ जाएगी। वर्ल्ड के अंदर इस वक्त एज यू नो कि एनर्जी इज द मेन सोर्स, और उसके अंदर ऑयल है, उसके अंदर LPG है, फर्टिलाइजर हैं, इसके अलावा लॉजिस्टिक के आइटम्स हैं। तो इस जो हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पूरा एरिया है, ये जो अरेबियन सी है और रेड सी है, तो बहुत सारी दुनिया की चीपर
कम्युनिकेशन मोड से ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होती हैं। और दैट इज वाई आपने बिल्कुल सही कहा कि ईरान का जो रिस्पांस है उन्होंने एब्सोल्युटली अपने डोमेन में रहते हुए किया है। और यकीनी बात है कि किसी कंट्री के अगेंस्ट जब भी कोई कंट्री एग्रेशन करेगा तो उसके पास पूरे राइट्स हैं कि वो स्ट्राइक बैक करे, अपने डिफेंस, अपनी जो मिलिट्री माइट है उसका इस्तेमाल करे, और जो एग्रेसर है उसको जितना भी डैमेज कर सकता है वो करे। इस सिनेरियो में अगर देखें अमेरिकन की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईरान। ईरान की इंडिजिनस प्रोडक्शन है, ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो चीपर है, जबकि जो अमेरिकन मिसाइल सिस्टम है, अमेरिकन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज हैं, अमेरिकन जो बम्बर्स हैं, जो B-52 है, इसके अलावा भी उनके जितना भी इक्विपमेंट है उसके अंदर उनका B-1B एक और बड़ा स्टेल्थ, और वो लैंसर, उसको लैंसर बॉम्बर कहते हैं, उसकी इतनी एक्सपेंसेस हैं। जब रिफ्यूलिंग होती है एयर में तो उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस पूरे अगर सिचुएशन को देखें, इसको पूरा वे करें, तो अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और अमेरिकन जाहिर है वर्ल्ड पावर है, जब उसकी इकोनॉमी इफेक्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट और डाउन लेडर तमाम कंट्रीज के ऊपर आता है। और यकीनी बात है कि अब आप देखिए कि आयल जो है, जो ही आयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो ऑल कमोडिटीज ऑफ लाइफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और इस वक्त दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये एक हॉट स्पॉट जो ईरान और इजराइल और अमेरिका की ये ट्रायंगुलर जो वार है, ये हॉट स्पॉट है। अगर खुदा ना खास्ता ये फर्दर डी एस्केलेट होती है, इसके अंदर सिचुएशन बढ़ जाती है, तो इसमें यकीनी बात है कि इस वक्त की जो एनालिस्ट हैं वो इस एनालिसिस कर रहे हैं कि प्राइस एक बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट एक आम इंसान की जिंदगी पे पड़ेगा। पाकिस्तान का रोल अगेन वही चल रहा है, पाकिस्तान बहुत इफेक्टिवली इंगेज कर रहा है। अभी आप देखिए पिछले दिनों हमारे फील्ड मार्शल टर्किया गए, वहां पे तैयब एर्दोगान के साथ, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा इंगेज रहे और बड़ा हेक्टिक टाइम गुजारा वहां पे। और उसके बैकडोर डिप्लोमेसी का जो ऑप्शन है वो उसको एक्सप्लोर करने की एफर्ट हो रही है। इसके अलावा हमारे साथ यकीनी बात है ओमान भी शामिल है, हमारे साथ कतर भी शामिल है, हमारे साथ चाइना भी शामिल है। तो ये सारे कंट्रीज, इनमें से ज्यादा कंट्रीज जिसमें देखें जो मिडिल पावर्स हैं, पाकिस्तान का रोल एज अ मिडिल पावर है, बहुत अच्छे तरीके से वो ब्रिज कर रहा है ईरान को और अमेरिका को। और मुझे यकीन है कि ये जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की 3 दिनों का विजिट है, जिसके अंदर हमारे मेन स्टेक होल्डर, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो वहां पे जा चुके हैं। और यकीनी बात है कि वहां पे को बहुत बेहतर आउटकम आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। एक दो ख़बरें और भी हैं कर्नल साहब, जिसमें कहा जा रहा है कि जो ईरान रजीम चेंज पे एक साजिश की गई थी मोसाद की जानिब से, तो उसमें मोसाद सरबराह ने अपने 2 सीनियर अफसरान को ओहदों से हटा दिया है। और उनके मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी के नए सरबराह रूमन गुफमान ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के नाकाम मंसूबे से वाबस्ता 2 इंतहाई सीनियर ऑफिसर्स को भी अहदों से हटा दिया है। जी, ये बिल्कुल आपने पर्टिनेंट न्यूज है। मैंने पहले भी एक दफा आपसे जिक्र किया था कि मुसैद का जो जो उनका प्लान था, जो उन्होंने अब बाद जब 28 फैब से पहले, आपको याद होगा कि इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की वाशिंगटन में एक मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर एक पूरी वार से जो पहले की वार एप्रिसिएशन थी, वार से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटजीज थी वो उन्होंने डिस्कस की। ऑब्वियसली वो उसके बाद जब चीज़ें अनफोल्ड हुई तो पता ये चला कि मुसैद के जो प्लान था, जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका ये प्लान था कि उनका जो एक पैटर्न होता है, जो उनका एक मॉडस ऑपरेंडी है, वो ये था कि हमने इरानियन लीडरशिप को फेज 1 के अंदर एलिमिनेट कर देना है। और जब एलिमिनेट करने के लिए उन्हें ऑब्वियसली उन्होंने ये जो पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट है, जिसमें उनके बाकिर कालिबाफ है, जिसके अंदर अब्बास सक्कारची है, उसके अंदर उसके अलावा ऑफ कोर्स उनके सुप्रीम लीडर थे जिनको उन्होंने एलिमिनेट किया, शहीद कर दिया। लेकिन अदर दैट हमने देखा कि ये पूरे का पूरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है लीडरशिप का, वो इंटैक्ट है। और मुसैद ने ये भी कहा था कि मुसैद की जो रिपोर्टें आई हैं, जो कि डेफिनेटली
उनकी हाईली सिक्रेटिव रिपोर्ट्स हैं। और अब ये जो आपने डेवलपमेंट बताई कि उन्होंने वो जो की अपॉइंटमेंट होल्डर थे जो उनके इंटेलिजेंस को कवर कर रहे थे, जो मिडल ईस्ट का जो चैप्टर है उसके जो हेड ऑफ देयर इंटेलिजेंस को रिमूव कर दिया गया है, उसकी वजह यही थी कि उनके प्लान में था कि उन्होंने रजा शाह पहलवी, सन ऑफ रजा शाह पहलवी, जो कि एग्जाइल में है, उसको इंस्टॉल करने का एक पूरा प्लान था और उसके ऊपर उन्होंने कंप्लीट वर्किंग कर ली थी। और उनके जो उन्होंने वार से पहले की जो एप्रिसिएशन की थी और जो उन्होंने प्लान बनाया था, तो उनका ये फर्स्ट लेवल का जो उन्होंने पूरी का पूरा रिजीम को रिप्लेस करना था, जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज में किया, जिसमें लीबिया भी शामिल है, जिसके अंदर सीरिया भी शामिल है और डिफरेंट कंट्रीज। तो इसी पैटर्न पे दे वांटेड अमेरिकन को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लेके तो रजा शाह पहलवी को इंस्टॉल करना था। और इस फेज के अंदर उनकी दो कॉन्टीजेंसीज थी। एक कॉन्टीजेंसी वन यही थी कि रजा शाह को इंस्टॉल किया जाएगा और लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाएगा। जब लीडरशिप एलिमिनेट हो जाएगी, रजा शाह जब किंग बन जाएगा, तो यकीनी बात है कि उनकी विन विन सिचुएशन बन जाएगी। उनकी कॉन्टीजेंसी टू ये थी कि उन्होंने एक उनके जो एक्स प्रेसिडेंट है उसको इसको इंस्टॉल करने की भी एक प्लान था। लेकिन यकीनी बात है कि उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है ये फुलफिल नहीं हो सकी। और यही वजह है कि एट द मोमेंट जो मुसाद के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है। जो उनके इंटेलिजेंस के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उन्होंने ईरान के अंदर रिजीम चेंज के साथ साथ ईरान को दो हिस्सों में डिवाइड करने का प्लान था, सदरन ईरान और नदरन ईरान। और उसके साथ साथ उनका एक और प्लान था कि चूंकि ईरान के अंदर 6 से 7 डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जिनको उन्होंने नर्चर किया हुआ था, जिनको उन्होंने अपने एजेंट्स उनके अंदर कल्टीवेट किए हुए थे। और उनका ये भी प्लान था कि जो कि ईरान के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा इशू है, वाटर सैलिनेशन प्लांट्स है, वहाँ से पानी आता है और उनकी बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर भी ये जो 6-7 कम्युनिटीज़ हैं, इनके दरमियान भी एक खाना जंगी का प्लान जो कि मुसाद के एजेंडा पे था वो भी था। लेकिन हमने देखा कि उनके दोनों प्लान बुरी तरह फ्लॉप हुई। और उसके जो टेंजिबल फैक्टर हैं, वो जो रिमूवल ऑफ देयर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जिनका भी आपने जिक्र किया, उनको ख़त्म कर दिया गया। उनको फॉर द टाइम बिंग अपनी जो उनकी सर्विसेज हैं उनसे हटा दिया गया। तो इसका मतलब है मुसाद का एक फेलियर है ऑन अकाउंट ऑफ देयर इंटेलिजेंस इनग्रेस इन ईरान। और ईरान को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि बावजूद इसके कि उनके सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया, उनके चीफ को एलिमिनेट कर दिया गया था, उसके बावजूद उन्होंने अपने इन ऑर्डर यूनिटी का मुजाहरा किया। उनके बहुत खूबसूरत डॉक्ट्राइन उन्होंने अडॉप्ट की, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, जिसके अंदर अब हमने देखा कि जहां जहां जिन जिन यूनिट्स का जिन जिन ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक्स हुए हैं, उन्होंने दे वर नॉट वरीड कि हमारा जो एक आइसोलेशन में अटैक हुआ है तो हमारे नेबरिंग ब्रिगेड हेडक्वार्टर, हमारी नेबरिंग बटालियंस का क्या असर होगा। दे फॉट इन आइसोलेशन, दे वर इंडिपेंडेंट। अब ये जो डॉक्ट्राइन है ये बड़ा इफेक्टिव होता है जब आपका सुपीरियर एनिमी होता है और उसके पास एरियल सुपीरियरिटी होती है और आपकी एयर के ऊपर वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ आके आपको डैमेज कर सकता है। तो ये जो डॉक्ट्राइन है डिसेंट्रलाइज, ईरान ने बहुत ऐसे तरीके से अडॉप्ट किया। उनके जो खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने बार बार इस चीज़ की रिपोर्टिंग की। उनके जो मिलिट्री के स्पोक्समैन हैं उन्होंने बार बार इस चीज़ को बताया कि हमारे लीडर्स, हमारे कौमी लीडर, हमारे मिलिट्री लीडर वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने एरिया के मुताबिक एप्रिसिएशन करते हैं, वो अपने ड्रोन्स को लॉन्च करते हैं, अपने मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। और यही वजह है कि अब तक जो टफ रेजिस्टेंस ईरान ने दी है, बावजूद इसके कि ईरान के बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो चुके हैं, जिसको प्रॉबेबली इट वुड टेक कपल ऑफ ईयर्स उसको दोबारा से रीफिट करने के लिए टाइम लगेगा, इकोनॉमिक रिसोर्स की ज़रूरत भी होगी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो कि ईरान की एक स्टेचर है उससे बढ़ के उन्होंने इसको परफॉर्म किया है। जो इजरायली एप्रिसिएशन थी, जो उनके इंटेलिजेंस एजेंसी की एप्रिसिएशन थी, या इवन सेंटकॉम की एप्रिसिएशन थी, पेंटागन की एप्रिसिएशन थी वार से पहले कि ईरान को विद इन कपल ऑफ वीक्स ट्रिपल डाउन कर दिया जाएगा और जो उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर लिए जाएं, जिसमें वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये था कि रिजीम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और अपनी मनपसंद का इंडिविजुअल इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और वो ऐसे ना हो सका, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी तक
जो अमेरिकन का इस टाइम डी एस्केलेट करके होल्ड बैक करना है, ये इस चीज की गमबाजी है कि उनकी रेजिस्टेंस, ईरानी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मस की हम बार बार बात करते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर ईरान इज द मेन स्टेक होल्डर। आप अब नहीं कह सकते कि आप ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मस की जो कमांड है, जो उसकी वहां पे अथॉरिटेटिव स्टेचर है, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ईरानियन स्पोक्स पर्सन बार बार कह रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का स्टेटस 28 फरवरी से पहले था, वो तब तक नहीं आएगा जब तक ईरान के जो 14 पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद एमओयू के अंदर उन्होंने इंडिकेट किया था, उनके जो बाकिर कालिबाफ आए थे, उन्होंने जब वो 14 पॉइंट्स का एक ड्राफ्ट दिया था, जो कि बाद में जुलाई के महीने में जिसको जाके साइन भी कर दिया गया। और वो जो 14 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर अभी तक वो ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस की ओपनिंग कंडीशनल है कि 28 फैब से पहले वाली उस स्टेटस में लाने के लिए 14 पॉइंट्स को एड्रेस किया जाए, ईरानियन जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको दिया जाए। उसके अलावा ईरान की जो इस वक्त जो ट्रेडिंग है जिसके ऊपर बैन किया गया हुआ है उसको बहाल किया जाए। तो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं जो कि मैं कहता हूँ डूएबल पॉइंट्स हैं, जो कि ऐसी चीज है कि जिसके अंदर कोई रिफ्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है एट द मोमेंट। लेकिन चूंकि एज आई सेड कि इजराइल एक स्पॉइलर स्टेट है, इजराइल का एक पूरा प्लान था कि मिडिल ईस्ट में उसने अपना इफेक्टिव रोल अदा करना था, और इस बात से पहले उनकी पूरी होम वर्किंग हो चुकी थी। उन्होंने किस किस कंट्री को कैसे कैसे ऑक्युपाई करना है, अपने उन्होंने सिग्नेचर इन जीसीसी में कैसे आके इंस्टॉल करने हैं, और डिफरेंट कंट्रीज के साथ उनके कि कुछ मेमोरेंडम्स भी साइन हुई हैं, जिसकी वजह से इजराइल का यही प्लान था कि द मोमेंट ये वार स्टार्ट होगी, जो ईरान को डिफीट होगी, तो उसके बाद जो मिडल ईस्ट का जो मेन एम्पायर होगा, जो मेन स्टेक होल्डर होगा, जो मेन जो परफॉर्मर होगा, वो इजराइल होगा। और जो कि ईरान उनके लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न, एक रेजिस्टेंस, एक ट्रबल कंट्री था। तो वो एलिमिनेट करने के बाद इजराइल के लिए यहाँ की सिचुएशन फैसिलिटेट हो जानी थी, और यही अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिका के साथ कि जब इजराइल के सिग्नेचर जीसीसी में आ जाएंगे तो अमेरिका के ऊपर जो इनकी सिक्योरिटी का प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, और अमेरिका को रिलीफ मिल जाएगा, और इस पूरे डोमेन को, पूरे एरिया को जो डोमिनेट करेगा वो इजराइल करेगा। और इजराइल की जो प्लानिंग है, जो ग्रेटर इजराइल के तौर पे कह लें, ये हेजेमोनिक इजराइल के तौर पे कह लें, उनका प्लान था। और यही वजह है कि चूंकि ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुई है, तो अभी तक इजराइल उसी तगोदौ में है कि ये वार लंबी हो। ये वार लंबी होने का उनको दो एडवांटेजेस हैं, एक उन्हें पॉलिटिकल एडवांटेज है और दूसरा उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। पॉलिटिकल एडवांटेज ये है कि आपको पता है नेतन्याहू के इलेक्शन होने वाले हैं, और वो अक्टूबर के महीने में उसका इलेक्शन है, और वो अपनी कौम उसने जिस अपने टेन्योर में वो नंबर ऑफ टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, और उसकी कौम उससे उकता भी चुकी है, और यूथ के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है। यूथ बार बार इस चीज को एक पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बावर करा रहा है कि आपकी लीडरशिप में इजराइल के ऊपर जितने क्राइसिस आए हैं, इजराइल के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो पीस की सिचुएशन है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब है। और सेम इज द केस विद अमेरिका। अमेरिका भी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, और रिपब्लिकन्स को एक फेस सेविंग के तौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड जेडी वांस दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट के इस पूरी सिचुएशन से अपने आप को एमिकेबली रेस्क्यू करें, इस यहाँ से एक्सट्रीकेट करें, और अमेरिकन नेशन को बता सकें कि हमने एक बहुत ट्रबल मेकिंग कंट्री को पीस मेकर के तौर पे हमने दुनिया को दिखाया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया को बताते हैं कि देखिए हमने अफगानिस्तान के अंदर 2 डेकेड्स की वार को ख़त्म करके हमने अपने ट्रुप्स को वापस लेके आए हैं, हमने एक पीस प्रिवेल किया है। वो भी इसी तरह ही है कि वो उनका एक दावा है जो कि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सका। और इस जंग से शुरू करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि बड़ी मुख्तसर जंग होगी और हम पीस लाएंगे मिडल ईस्ट के जो ऊपर जो थ्रेट है ईरान की, मिडल ईस्ट के तमाम कंट्रीज के ऊपर उसकी जो प्रॉक्सीज है, उसकी प्रॉक्सीज में हिजबुल्लाह भी इफेक्टिव है ईरान के इजराइल के अगेंस्ट, और दूसरी जो हुथीज है वो सऊदी अरब के अगेंस्ट और गल्फ स्टेट्स के अगेंस्ट वो खड़े हैं। तो ये जो एक खूबसूरत
पिक्चर पेंट की थी डोनाल्ड ट्रंप ने इन फ्रंट ऑफ जीसीसी और इन फ्रंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि हम ईरान को एलिमिनेट करने के बाद मिडल ईस्ट के पीस को इंश्योर करेंगे और ईरान को हम जो न्यूक्लियर स्टेट एक रेडिकल न्यूक्लियर स्टेट बनने की पोजीशन में आ रहा है। यहाँ पे जो हार्ड लाइनर्स हैं वो किसी वक्त भी अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये जो नैरेटिव था डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बुरी तरह नाकाम हुआ है और लोगों ने बाय नहीं किया, जिसकी वजह से उसका गिराव 63% जो लोग हैं वो उसके अगेंस्ट हो गए हैं। इस बार की जो लेटेस्ट सर्वे है उसके मुताबिक अब इस पूरी सिनेरियो में अगर हम एवेल्युएट करें तो जो ऑब्जेक्टिव जो ईरान के थे वो तो यकीनी बात है कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को सिक्योर करना था, वो टू सम एक्सटेंट सिक्योर तो कर सके हैं लेकिन डैमेजेस हुई हैं। ऑन दी अदर साइड अगर इजराइल की अब डिजाइन देखें तो आई वुड से कि वो फेलियर है। उसके अलावा अमेरिकन डिजाइन मैं कहता हूँ पार्शियली उनकी सक्सेस है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए एज यू नो ओवरऑल इसकी सिनेरियो को एज एन ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो अमेरिकन के ऑब्जेक्टिव भी गेन नहीं हो सके और यही वजह है कि अमेरिकन इस वक्त बहुत डिस्टर्ब सिचुएशन में है। उनकी लीडरशिप चाहती है कि इमीडिएटली इसका कोई हल निकाला जाए और पाकिस्तान को उन्होंने चीफ नेगोशिएटर के तौर पे रखा हुआ। और एक मैं बात बताता चलूं कि पाकिस्तान चूंकि एट द मोमेंट उस स्टेचर में है कि ईरानियन लीडरशिप ईरानियन कौम पाकिस्तान को इस वक्त उन्होंने अपने माथे का झूमर समझा हुआ है। जो प्रोसेशन होते हैं जहाँ पे ईरानी फ्लैग होता है पाकिस्तानी फ्लैग भी होते हैं, जुम्मे की नमाज के हर जुम्मे के बाद वो अपने प्रोसेशन निकालते हैं, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे पाकिस्तानी फ्लैग भी उसमें होता है। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी अच्छी एक सिचुएशन है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि पाकिस्तान का ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करे, पाकिस्तान को इस्तेमाल करे और नेगोशिएटिंग टेबल पे आके रिजॉल्व करे अपने मसले, क्योंकि जो ईरानी कौम है वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रही है। पाकिस्तान उनके लिए एक एक रे ऑफ होप है। जी, 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 बहुत शुक्रिया कर्नल मलिक अयूब अमान साहब आपका। बहुत अच्छा प्रिसाइज़ आपने एक कंसाइज़ हमें दिया है, क्या सिचुएशन चल रही है ईरान और यूएस के दरमियान में। इसके अलावा क्या इफ़ेक्ट हो रहा है बाकी खलीजी ममालिक के ऊपर, स्पेशली जो धमकी दी है ईरान ने कि अगर तो उनके बिजली घरों पे हमला हुआ तो वो एक खलीजी ममालिक के बिजली घरों को अंधेरे में डुबो देंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे कर्नल मलिक अयूब अमान साहब जिनसे हमने डिस्कशन की इन सब चीज़ों से रिलेटेड। अभी हमारे पास हमारे रिपोर्टर हैं वो उनके साथ हम करेंगे डिस्कशन, लेकिन हमने उससे पहले लेनी है छोटी सी ब्रेक। जल्दी से लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या न्यूज़ उन्होंने हमसे शेयर करनी है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।